अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूँ नाजिया अकरम और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे फवाद चौधरी साहब और सांबा से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फारूक। और ये प्रोग्राम आप रोज़ देखते हैं, हमारे साथ ही देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आज की जो प्रोग्राम है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज और अशरफ गनी की शिरकत। लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें। सही, पाकिस्तान आई हूँ, अच्छा पैगाम लेकर आई हूँ। वो अच्छा पैगाम क्या है हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे और वो पैगाम कितना अच्छा साबित होता है पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और मसला भी है और वो मसला है क्रिकेट। वैसे तो खेल को खेल ही होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है क्रिकेट और मईशत, बात करेंगे नजम सेठी साहब से भी और जानेंगे कि हो क्या रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कराची और सिंध में मुसलसल जो कि बेयकीनी का शिकार हुआ है, क्या रेंजर्स रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बहस असल में है क्या, इस पे बात करेंगे और यहाँ पे ब्रेक लेंगे। लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ऊफा से शुरू होने वाला ये सफर इस्लामाबाद आन पहुंचा है और अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की क़यादत इस्लामाबाद और दिल्ली के दरमियान इस फासले को कम करती या नहीं। बट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम जो है बात करेंगे डॉक्टर फारूक से जो कि इस्लामाबाद में है। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ चलेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आई एम श्योर वहाँ पे बहुत गहमा गहमी है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हो रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप जरा हमें ब्रीफ कीजिए हालात के बारे में वहाँ के। देखिए नाजिया, ये अमल जो है जिसको इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है, ये 2011 में शुरू हुआ था और इसमें कोई 14 मेंबर ममालिक हैं, 17 इसके जो हैं वो सपोर्टिंग ममालिक हैं और कोई दर्जन भर जो हैं इसकी डिफरेंट बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इनका फोकस ये है, इनकी ओरिजिनल डिक्लेरेशन ये थी कि कोई सियासी हल ढूंढा जाए, अफगानिस्तान में अमन लाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। इसका मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जहाँ 14 ममालिक होंगे, 17 सपोर्टिंग कंट्रीज होंगी और इसका एजेंडा इतना वाइड होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर किसी किस्म का कोई फोकस हो सकेगा। इसका एजेंडा वो दहशतगर्दी भी है, तजारत भी है, तालीम भी है, नारकोटिक्स ट्रेड भी है और फोकस इसका अफगानिस्तान के ऊपर है। तो मैं अभी तक मुझे इंप्रेशन ये है कि किसी किस्म की कोई ठोस चीज़ जो है वो इसके अंदर से बाहर नहीं आ सकेगी। बातचीत बहुत होगी, अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत होगी, शायद इसमें दाइश के हवाले से भी बातचीत होगी और फिर अफगानिस्तान की जो माली ज़रूरियात हैं, जो उसका फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, जो उसमें खसारा आ रहा है, वो भी अफगानिस्तान के मेंबरान जो हैं वो उठाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर इसका फोकस जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि होगा। सही। वैसे फवाद, ऐसा लग रहा है जैसे ओवर एक्सपेक्टेशन, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, इसका मतलब है हम ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुषमा स्वराज के इस विजिट से और अशरफ गनी साहब यार, क्या हम लोग मेरा तो ख्याल है नाज़िया कि मैं तो डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ। मेरे ख्याल में तो जो इनिशिएटिव है वो इसलिए बहुत अहम है कि आज से एक हफ्ता पहले तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान और जिस तरह से आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद और दिल्ली में फासला बहुत ज्यादा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि फ्रांस में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हुई बैंकॉक में और अब सुषमा स्वराज खुद चल के पाकिस्तान आई हैं। ये मुझे लगता है कि जो इसमें जो दो बुनियादी इस वक्त इंटरेस्ट होगा, पहली बात तो यह है कि ये हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो एक कह लें कि जो फोकस है वो इसलिए तब्दील हो गया है कि इसमें ना सिर्फ ये कि भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज आई हैं बल्कि अशरफ गनी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा इसकी जो एक कह लें कि सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई है। अब अफगानिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान का इस वक्त जो मामला है वो है तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात का। मुझे लगता है भारत से हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको ब्रेक थ्रू अगर आप समझें तो देखना चाहिए। पहली बात यह है कि कंपोजिट डायलॉग्स के ऊपर शुरू करने के लिए जब सरताज अजीज साहब और सुषमा स्वराज मिल बैठेंगे तो कंपोजिट डायलॉग के ऊपर वो आगे चलेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
दरमियान जो क्रिकेट सीरीज है उसके ऊपर एक हतमी फैसला देंगे या नहीं देंगे। ये 2 टेस्ट होंगे मुझे लगता है इस बिल्कुल क्रिकेट सीरीज के ऊपर भी हम बात करेंगे, हमारा सेकंड टॉपिक भी है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्या आपको नहीं लग रहा कि जैसा फवाद भी कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जो है वो पाकिस्तान आई है, ये भी एक अच्छा सिंबल है, तो ये एक्सटेंशन है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मोदी साहब की मुलाकात हुई है, शायद अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ आपको नहीं लग रहा कि जाएंगे, या वही कि ओवर एक्सपेक्टेशंस है हमारी? जी नाजिया, सिमत जो है जैसे चौधरी साहब ने कहा, मैं यहां तक उनसे एग्री करता हूं कि जो सिमत है वो दुरुस्त जा रही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे बैठेंगे, लेकिन एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका फोकस कर रहा है कि काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान में जो मुज़ाकरात हैं उनको दोबारा उस अमल को किस तरह शुरू किया जाए। इसके दरमियान में पाकिस्तान और इंडिया, वो जो क्रिकेट सीरीज का जिक्र किया चौधरी साहब ने, मेरा इंप्रेशन ये है कि दोनों वज़राए आज़म के दरमियान में एक मुआहदा हो चुका है और शायद क्रिकेट सीरीज का ऐलान कल तक कर दिया जाएगा। क्रिकेट सीरीज का इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस से मैं नहीं समझता हूं कोई गहरा ताल्लुक होगा। और दोबारा से यही कि एजेंडा इतना वाइड है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, कोई 10 फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग, ऐसी इतनी बड़ी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस से कभी कोई ठोस किस्म की चीज बाहर नहीं निकलती है। हम डॉक्टर साहब हम बात कर लेते हैं, हमें शाहिद मलिक साहब ने ज्वाइन किया। करते हैं पाकिस्तान और भारत के हालात पे, हमें पता है कि वो बहुत गहरी नजर रखते हैं और इंडिया में पाकिस्तान के सफीर भी रह चुके हैं। जी शाहिद मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? आप रह चुके हैं भारत में, पाकिस्तान के सफीर भी, आपको क्या लगता है कि ये भारत की इस मूव को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। जहां तक गहरी नजर का ताल्लुक है, गहरी नजर किसी नतीजे तक तो नहीं पहुंची मेरी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो मीटिंग है ये हार्ट ऑफ एशिया यानी अफगानिस्तान फोकस है, इसके ऊपर अफगानिस्तान पे बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि इन मीटिंग्स के हवाले से मौका मिल जाता है बायलैटरल साइडलाइन पे मीटिंग का, और इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा हो गई है कि पिछले 10-15 दिनों में जो थोड़ी बहुत पेशरफ्त हुई है, जिसमें 5-6 मुख्तलिफ सतह के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें आखिरी मीटिंग जो 4-5 दिन पहले हुई वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, और उसमें सबसे जरूरी बात देखने की ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने जो तय किया था कि उसमें जम्मू एंड कश्मीर, LOC के बारे में, टेररिज्म के बारे में और पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, यानी पहले तो ये मौकफ रहा ना इंडिया का, हिंदुस्तान का, कि एक ही मौजू के ऊपर बात हो, और हमने सही कहा, हमने कहा कि नहीं, हम सिर्फ एक मौजू पे बात नहीं करेंगे, हमें चाहिए कि अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी जिस तरह से आपने कहा और डॉक्टर फारूक सलीम भी ये कह रहे हैं कि ये चूंकि कॉन्फ्रेंस जो है वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, उसका फोकस जो है वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात नहीं है बल्कि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी और इस तरह के मामलात हैं जिसके ऊपर एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में मुझे सिर्फ ये हमें जो दिलचस्पी होगी वो ये होगी कि क्या जब सरताज अजीज साहब और सुषमा स्वराज जिस तरह अभी भी वो अशाइये पे मिल रहे हैं और कल भी वो मिलेंगे, क्या कंपोजिट डायलॉग्स की बहाली के ऊपर बातचीत हो सकती है? उस तरफ आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल हो सकती। नहीं, मेरा ये कहने का मकसद था कि देखिए जो मेन इसका फोकस है वो तो अफगानिस्तान है, लेकिन साइड लाइन्स पे बड़ी अहम ये बातचीत है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। आगे ये देखना है कि इसमें तय क्या होता है, यानी आगे का रोड मैप कोई डिसाइड होता है कि आगे किस लेवल के ऊपर बातचीत होगी और कब होगी बात। हिंदुस्तान ने हमेशा ये कहा है कि जी बातचीत अच्छी है, ये है, पाकिस्तान उससे ज्यादा बढ़ के और सही कहता है कि जी बातचीत के ठीक है। फारूक सलीम साहब से भी सवाल ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी शाहिद साहब ये फरमाइए कि कायदो कवानीन क्या होते हैं ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के? इसमें मैं जहां तक समझा हूं वो ये है कि को होस्ट कर रहे हैं इसको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को होस्ट कर रहे हैं, और इसका जो मेन फोकस है, जो एजेंडा उन्होंने सेट किया हुआ है वो ये है कि जो मुज़ाकरती अमल है जो टूट गया है तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान, उसको किसी तरह से बहाल किया जाए, दोबारा से शुरू किया जाए। इस सारे चुंगल में, सारी डिबेट में क्या पाकिस्तान और इंडिया आपस में भी कोई बामी ताल्लुकात के ऊपर बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अर्ज किया कि साइड लाइंस पे जो मीटिंग होंगी दोनों वफूद के दरमियान यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उसमें अगर
गुड इंटेंट, यानी अगर नीयत ठीक है तो फिर बहुत कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। और उसका जो ग्राउंड वर्क है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के दौरान हो चुका है। और मैं समझता हूं कि अगर इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा शाहिद साहब, ये भी जरा बताइएगा कि सिर्फ एक हफ्ता पहले ये जो पेरिस में मुलाकात हुई, उससे पहले तो बड़े लग रहा था ताल्लुकात बड़े टेंस हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान। यकायक भारत के रवैये में इस तब्दीली वहां पे आई, आप तो उस तरफ के हालात को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। क्या वजह बनी है अचानक बिहार के इलेक्शनों के बाद, गुजरात के इलेक्शनों के बाद मोदी साहब का मिजाज कैसे अचानक बदल गया? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, जो गुजरात के इलेक्शंस थे, उससे इलेक्शन से फौरन पहले वहां पे ये सोचा गया था कि एक खास किस्म की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के मुतालिक अगर वो अडॉप्ट की जाए तो उसके शायद कुछ नतायज, उनको पॉलिटिकल एडवांटेज शायद हासिल होगा। लेकिन बिहार के इलेक्शन हम सबके सामने हैं, वो एडवांटेज मोदी सरकार जो है वो हासिल नहीं कर सकी। तो उसके बाद इनके लिए मुश्किल हो गया अपने लोगों को कन्विंस करना कि जी ये पॉलिसी जो है इसके कारआमद होगी आगे जाके। अब देखिए हिंदुस्तान में। अच्छा शाहिद साहब ये फरमाइए, जी शाहिद साहब ये फरमाइए कि ममालिक है हार्ट ऑफ एशिया में, उसमें चाइना भी शामिल है, जो सपोर्टिंग कंट्री है उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो क्या आप देख रहे हैं कि शायद अमेरिका और चाइना का किसी किस्म का प्रेशर हो इंडिया के ऊपर, जो हमें उसका रवैया बदला हुआ लगता है? देखिए, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी बयान था, बान की मून का। वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल के तहत अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करें। तो बिहाइंड द सीन जरूर हमारे जो कॉमन दोस्त हैं उन्होंने कहा होगा कि जी इस बात को आप आगे बढ़ाइए। और पाकिस्तान जब आपसे कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं सब इश्यूज पे, और उन इश्यूज पे जिसके ऊपर टेंशन सबसे ज्यादा है, मसलन जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग के बाद जो एक एजेंडा तय हुआ है, उसमें आपने देखें जो 4 नुकाती एजेंडा है उसमें जम्मू एंड कश्मीर उसमें शामिल है। नाउ दिस इज क्वाइट अ डिपार्चर, क्योंकि पहले जो बातचीत करना चाह रहे थे उफा के बाद, उस पर तो सिंगल आइटम एजेंडा था। तो थोड़ी चेंज जरूर आई है पॉलिसी में हिंदुस्तान। थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी चेंज। बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब आपका। सर कह रहे हैं कि हमेशा से स्टांस पाकिस्तान का भी यही रहा है और इंडिया का भी यही रहा है कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के मुतालिक बात नहीं करेगा और हम उसके बगैर बातचीत नहीं करेंगे। और जिस तरह शाहिद मलिक साहब भी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये डिस्कस होने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक बात तो तय है कि अमेरिका का दबाव डेफिनेटली इंडिया के ऊपर भी था और पाकिस्तान के ऊपर भी था। दूसरी एक चीज जो और मुझे यूं लगती है नाजिया, कि इसमें जब जनरल नासिर जंजुआ साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर के ऊपर, और उसके बाद यूं लग रहा है कि एक तो भारत को भी और बाकी दुनिया को भी यकीन है कि जो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री कह लें कि ब्यूरोक्रेसी है और जो हुकूमत है और पाकिस्तान की जो फौज है, उनकी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया वो बिल्कुल सेम है। और जो फौजी की आदत है वो सिविल हुकूमत की पॉलिसी को सपोर्ट करती है। और अभी जो जनरल नासिर की बैंकॉक में भी मुलाकात हुई है, मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि उससे भी एक कॉन्फिडेंस आया है भारत के अंदर भी कि बातचीत जो है वो संजीदा हो सकती है। वरना जो है वो लग रहा था कि जिस तरह से, अच्छा भारत में एक और चीज भी आप इस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा कि ये अभी अजीत डोवल जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के करीब है, सुषमा स्वराज करीब नहीं है। तो अब देखना यह है कि आगे बातचीत को लेके कौन चलेगा, सुषमा स्वराज लेके चलेंगी या कि अजीत डोवल लेके चलेंगे? जी हमारे पास डॉक्टर साहब बहुत थोड़े से आधा मिनट है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दें जल्दी से। जी चौधरी साहब, मुझे लगता है ऐसे है कि जो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की अपॉइंटमेंट है एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसने एक पॉजिटिव मैसेज इंडिया की तरफ भी भेजा है। और इंडिया अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको डायलॉग में इन्वॉल्व करेंगे तो एक किस्म का जो बड़ा ताकतवर एक हल्का है पाकिस्तान का, जो फौजी हल्का है, वो भी इसमें शामिल होगा। तो फौजी और सिविलियंस पाकिस्तानी दोनों जो हैं वो मिलके ऑन बोर्ड होंगे तो कोई फैसला हो सकता है और कोई पेशरफ्त भी हो सकती है। जहां तक आपने कहा कि वो अजीत डोवाल का और सुषमा का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि अजीत डोवाल साहब जो हैं वो बहुत करीब हैं और जो मामला आगे बढ़ना है वो ज्यादा जो है वो अजीत डोवाल की तरफ से बढ़ेगा बजाय सुषमा स्वराज।
सही जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हम अगले टॉपिक की जान चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डेफिनेटली क्रिकेट की, जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहने को तो एक खेल है, लेकिन अगर हम जनूबी एशिया की सियासत में देखें तो ये पूरा एक सियासत का मैदान ही बना हुआ है। हम देखेंगे कि असल में अब क्रिकेट में हो क्या रहा है, बट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। And the wonders. Shot, that's up in the air. Is that wicket number one? Yes, it is. Not the first time. That's an outside edge. Sohail Humphreys. Up in the air. Does it go for the deep end wicket? जी नाज़रीन, हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की जानिब। फवाद, आपने अपने पहले प्रोग्राम्स में कहते रहे हैं, बड़े पुरुमीद नजर आते रहे कि भाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीरीज़ है, क्रिकेट सीरीज़ होने जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं, मैं बिल्कुल ना सिर्फ पुरुमीद हूँ बल्कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये सीरीज़ जो है वो होने जा रही है। उसमें मैचों का रद्दोबदल जैसे है वो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि वो होने जा रहा है और वो होता है, लेकिन प्राइमरीली सीरीज़ होने जा रही है। और जब दुबई में ये जाइल्स क्लॉक जो ICC के सरबराह है, उन्होंने जब ये मीटिंग की थी, उस वक्त भी पाकिस्तान और इंडिया की जो हुकूमतें थी उन्होंने अपने बोर्ड्स को ऑथराइज करके ही भेजा हुआ था और वो मीटिंग हुई थी। अच्छा, अब मसला ये है कि जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो जनूबी एशिया है, यहाँ की क्रिकेट जो है वो सियासत के साथ बहुत जुड़ी हुई है और सियासत तब्दील होती रहती है, लिहाजा क्रिकेट तब्दील होती रहती है। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सीरीज तय हो गई तो भारतीय हुकूमत ने अपने बोर्ड को ये कहा कि जी अगला जो T20 होने वाला है पाकिस्तान के यहाँ भारत में जो होने वाला है, हिंदुस्तान में जो T20, तो पाकिस्तान से आप अभी से गारंटी ले लें कि पाकिस्तान वहां पे आएगा, ये ना हो कि पाकिस्तान बैकआउट कर दे। ये मामला जो है वो अब चूंकि सुषमा स्वराज ने यहाँ पे आना था तो यहाँ पे अब जो है वो एक कोई गुडी न्यूज भी तो फिर अपने लोगों को देनी होती है, तो अब ये गुडी न्यूज जो है वो देने के लिए जो है वो मामला रुका है, वरना ये सीरीज का मामला तकरीबन जो है वो तय। तो आपको लग रहा है कि सुषमा स्वराज जो है ये ब्रेक करने वाली है ये न्यूज? जी डॉक्टर, मतलब होगा। जी डॉक्टर साहब, आप चौधरी साहब जो बातें जी नादिया जो बातें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, वहां पे तो डेट भी बताई जा रही है कि शायद दिसंबर 24 और 5 जनवरी के दरमियान में श्रीलंका में किसी किस्म की सीरीज जो है उसको अनाउंस किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहला स्टेप होगा और जो T20 है इंडिया में होने वाला नेक्स्ट ईयर, उसमें भी पाकिस्तान अपनी पार्टिसिपेशन कंफर्म कर देगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल झगड़ा ही ये है। वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो ये कमिटमेंट दे कि जो अगला 2020 होने जा रहा है भारत में वो पाकिस्तान जरूर खेलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर पाकिस्तान T20 में इंडिया में नहीं जाता तो हिंदुस्तान का, भारत का बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाता है। अच्छा ठीक है फवाद, यहाँ पे लेकिन सवाल ये भी पाकिस्तान क्यों नहीं, क्या वो ऐसे क्या पॉइंट्स है जिन पे आके पाकिस्तान कहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे और वो T20? सियासत, शिवसेना, लड़ाई झगड़ा, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते हैं कि बिला वजह का एक फड्डा नहीं, फड्डा ये है कि वहां पे वो जो वहां पे कर रहे हैं, वहां पे इस वक्त जिस तरह से शिवसेना वो हुकूमत उनको नहीं रोक पा रही, एंटी मुस्लिम किस्म का जो उनका, तो पाकिस्तान के भी तो जाहिर है कि बड़े लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लिहाजा पाकिस्तान को और भारत को दोबारा सियासत जो है वो बड़ी सियासत एक बालादर चीज है जाहिर है, और वो खेल को अपने ले लेती है। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें ये झगड़े, इस किस्म के झगड़े इनमें ये झगड़े, बात वही हो गई ना कि जनूबी एशिया का जो ये अभी हमें नजम सेठी साहब जब ज्वाइन करेंगे तो ये जाहिर है कि हम उनके सामने भी जो है वो ये सवालात जो है वो बात जो है वो उनसे भी करेंगे। चौधरी साहब थोड़ी सी इकोनॉमिक्स जो है क्रिकेट के पीछे अगर उसको डिस्कस कर लें, इंडिया के लिए तो हाँ जी डॉक्टर साहब की आवाज, जी नाजिया मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी डॉक्टर गायब हो गई थी, अब दोबारा आ गई। जी चौधरी साहब, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया के लिए तो जरूरी है अगर पाकिस्तान उसके पास जाए तो नेचुरली कि उसकी इकोनॉमिक्स बढ़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान, हम इकोनॉमिक्स पे बात कर लेंगे। नजम सेठी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नजम सेठी साहब, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। और मैं सवाल आपसे ये करूंगी कि सुषमा स्वराज जो है वो आज पाकिस्तान में आ गई है, आपकी वैसे क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट की ये सीरीज होने जा रही है इसके हवाले से? देखिए, हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई थी इंडिया की तरफ से, BCCI की तरफ से कि आप 2-3 दिन ठहर जाइए फिर आपको फैसला सुनाएं। तो अब इतनी बात की है उन्होंने, हम एक दिन और ठहर जाते हैं।
हो सकता है कि ये जो बातचीत हो रही है उसके अंदर ये भी फैसला हो जाए कि हमें इंडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो हमें इजाजत दे दी है, इंडिया की गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को भी इजाजत नहीं दी। हो सकता है कि इंडिया की गवर्नमेंट भी दे दे। अब माहौल तो बेहतर हो रहा है, तो हम सब उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह ये क्रिकेट सीरीज होगी। अब कितने मैचेस होते हैं या नहीं होते, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, अभी वो साउथ अफ्रीका से खत्म कर रहे हैं 7-8 तारीख को। आज ही इनफैक्ट मेरा ख्याल है आज या कल आखिरी था। 7-8 दिन की उनको मोहलत चाहिए। अगर हम 20 तारीख को शुरू करें और 30 को खत्म कर दें, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो 10 दिन के अंदर हम 4-5 मैच खेल सकते हैं। चल, हम सब उम्मीद से हैं नजम साहब। चले हम भी। अच्छा ये बताइए, अभी हम आपके ज्वाइन करने से पहले जो है ये बात कर रहे थे कि ये क्रिकेट की इकोनॉमिक्स क्या है, पीसीबी खर्च क्या करता है, कमाता क्या है, ये आपका जो मामला है खर्च करने का और कमाने का, इकोनॉमिक्स क्या है क्रिकेट की? देखिए, पीसीबी 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम है। एक तो जो क्रिकेट टूर्स होते हैं, जो हमारे होम टूर्स जिसे हम कहते हैं, दूसरी टीमें आके हमारे यहाँ पाकिस्तान में खेलती थी एक जमाने में, अब दुबई में खेलती। हमारी बेशतर इनकम जो है वो क्रिकेट टूर से आती है। समझे आप कोई 5-6 अरब रुपया ये आता है यहाँ से होम टूर से। ये सब फॉरेन टूर जो हैं, जो बायलैटरल होते हैं, ऐसे ही होता है। जब इंडिया पाकिस्तान आएगा या पाकिस्तान से होम टूर खेलेगा तो सारे पैसे जो हैं खर्चे निकाल के वो हमारे हैं। जब हम इंडिया जाएंगे तो जो खर्चे हैं वो सारे इंडिया के होंगे, मगर और रेवेन्यूज भी वही ले जाएंगे। तो ये होता है, इसीलिए बायलैटरल सीरीज होती है और इसीलिए रेसिप्रोसिटी का फॉर्मूला होता है कि आप आके इतने मैचेस हमारे यहाँ खेलेंगे, हम आपके यहाँ इतने खेलेंगे, जब आप आएंगे फिर हम जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो। अच्छा, दिलचस्प बात है नजम साहब। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये बता दीजिएगा कि ये पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट बड़ी है या ऑस्ट्रेलिया या और इंग्लैंड की क्रिकेट बड़ी है? देखिए, भारत की और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें अब कोई शक ही नहीं है। अगर हम भारत में खेलें तो बहुत बड़ी हो जाती है, बिकॉज भारत में टीवी राइट्स जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे बिकती हैं। मगर अगर दुबई में हो तो वो फिर इतनी उसकी वैल्यू नहीं होती। और इसी तरीके के साथ जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का होता है, दी एशेज जिसे आप कहते हैं, तो वहां भी बहुत इंटरेस्ट होता है और वो भी दुनिया की बहुत बड़ी एक गेम है। फर्क क्या है इंडिया पाकिस्तान सीरीज और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सीरीज? सबसे बड़ा फर्क यह है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर टेस्ट मैचेस की बड़ी अहमियत होती है। वहाँ टेस्ट मैचेस को असली क्रिकेट समझा जाता है, लोग उसको दिलचस्पी से आके देखते हैं। 80,000 50,000 लोग आके हर रोज देखते हैं 5-5 दिन, और इसलिए वहाँ गेट रिसीट्स बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ ये गेट रिसीट्स इतनी नहीं होती क्योंकि हम लोग गरीब मुल्क है, तो टिकटों की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, और फिर भी और ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो टीवी से आती है। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान अभी भी बहुत बड़ा है, बिकॉज टीवी रेवेन्यूज बहुत बड़ी होती हैं, उनकी बहुत कम होती हैं, मगर उनकी गेट रिसीट्स ज्यादा होती है, हमारी गेट रिसीट्स कम होती है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, सॉरी आपकी आवाज जो है वो नजम साहब तक जो है वो जा रही नहीं, इसलिए मैं आपके हिस्से के सवालात भी जो है वो मैं ही करी जा रहा हूँ। अभी बात यह है कि जो, अच्छा नजम साहब ये बता दीजिएगा कि जो PSL अभी आपने लॉन्च किया, इससे आपको आमदन क्या हुई है? आप मुतमईन हैं इसकी सारी जो अभी ट्रांजेक्शन हुई हैं उससे मुतमईन हैं आप? आपकी तवक्को के मुताबिक थी, तवक्को से कम थी, क्या इसके ऊपर क्या हुआ? बिल्कुल मुतमईन है। देखिए, अभी हमने जो फ्रेंचाइजीज बेची हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमने जो रिजर्व प्राइसेस रखी हुई थी उसमें 1-2 में हमें कम मिली है और 2-3 में हमें ज्यादा मिली है अपने रिजर्व प्राइस से। सो ओवरऑल हमें जो 5 टीमों की रिजर्व प्राइस थी टोटल, उससे ज्यादा मिल गया। इस वक्त $9.3 मिलियन, आप सोच लीजिए $9.3 मिलियन रुपीज में कितने होते हैं। ये हमें इस वक्त फ्रेंचाइज में हमने दिया है। हमने ये बजटिंग ये जो की है, हमें हर साल कम से कम 1 अरब रुपया मुनाफा होना चाहिए PSL से अगले 10 साल में। ये नहीं कि इस साल हमें इतना होगा, मगर 10 साल के अंदर हमारी जो प्रोजेक्शन है वो इस किस्म की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये PSL अगर चल पड़ा, इंशाल्लाह चलेगा और ये बड़ा होगा, जैसे IPL बहुत बड़ा हो गया, तो फिर हमें अपने पाँव पे हम खड़े हो जाएंगे। हमें ये नहीं होगा कि यार इंडिया के साथ खेला या नहीं खेला, पैसे आए या ना आए। और ये जो सारी होम सीरीज के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि जी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, इंग्लैंड के साथ खेलना है, फलाने के साथ खेलना है, ये सारे पैसे हमारे यहीं से आते हैं। और अगर इंडिया की सीरीज ना हो तो हमारा एक डिफिसिट में हम चले जाते हैं, फिर हमें अपनी रिजर्व्स में से लेना पड़ता है, बिकॉज हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है।
हम आपको पता है कितने पैसे खर्च करते हैं हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। ये जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अकेडमीज रन करते हैं, रीजनल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये टीम्स को भेजते हैं इधर उधर, ये कम से कम 3.5 अरब रुपया साल का हम ये खर्च करते हैं। और आमदन हमने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से तो कुछ भी नहीं है, 5-10 करोड़ रुपया साल की। तो इसलिए बाकी हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वहां से इनकम आती हैं। इसलिए खुद मुख्तार होने के लिए हमें एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट होना चाहिए जो हमारा कॉन्स्टेंटली हर साल डोमेस्टिक हो, जिसको हम अब PSL बनाने जा रहे हैं। अच्छा नजीर साहब, बस आखिर में हमें थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि मोहम्मद आमिर का, आसिफ का और स्पेशली आमिर का, इनका मुस्तकबिल क्या है? क्या ये कौमी टीम में वापस आ पाएंगे जिस तरह से लग रहा है, या इनका अभी तक इंतजार करना पड़ेगा इनको? जी, मोहम्मद आमिर का मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया है कि उन्होंने फैसला अभी कोई नहीं किया। उनका ये फैसला है कि अभी हम आमिर को देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है, इसकी एटीट्यूड ठीक है नहीं ठीक, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके साथ। तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। अभी इसलिए ये पहले ये सोचा था कि शायद ये टीम जो हमारी इस वक्त दुबई में खेल रही है यूके के साथ, इंग्लैंड ये टीम के साथ, शायद उसमें इनको टेस्ट करेंगे, मगर चेयरमैन साहब ने कहा नहीं अभी नहीं, मगर खुशाइन अभी नहीं। तो इसका ये मतलब है कि अभी कंफर्म नहीं है कि अगर इंडिया सीरीज होती है कि इंडिया सीरीज में ये खेलेंगे कि नहीं। ये चेयरमैन साहब की टोटली एक्सक्लूसिव फैसला है और उन्होंने भी फैसला नहीं किया। हालांकि जो PSL है उसके लिए हमें ग्रीन लाइट मिल गई है चेयरमैन साहब से कि PSL के अंदर मोहम्मद आमिर का नाम आज हमने इंक्लूड कर दिया, वो इंशाल्लाह फरवरी में खेलेगा। अच्छा, तो जो मोहम्मद आमिर को बड़ी खबर यह है, मेरा ख्याल है कि PSL खेलने की इजाजत मिल गई है। डॉक्टर साहब, नाज़िया डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैसे आपने नजम सेठी साहब की बातें भी सुनी और जिस फवाद भी बातें करते हैं, ये बड़ी जो क्रिकेट की मईशत की बातें हो रही है, आपको लगता है एक आम आदमी को ये क्रिकेट की मईशत समझ आती है, उसको कोई कंसर्न इससे हो भी सकता है? जी नाजिया, अगर इकोनॉमिक्स के ऊपर जाएं तो एक मुझे जो बात नजम सेठी साहब की बहुत पसंद आई है वो ये है कि वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंडिया पाकिस्तान सीरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड ने एक कंसल्टेंट रखा था और उससे कहा गया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान सीरीज नहीं होती तो फिर हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो बड़ी, चौधरी साहब, बड़ी ड्रॉनी किस्म की थी। उनका कहना यह था कि अभी जो आपके पास 900 मुलाजमीन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसमें से कम 200-300 आपको निकालने पड़ेंगे। फिर आपको जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो नजम सेठी साहब ने कहा कि हम सब्सिडीज देते हैं वो तकरीबन बंद करनी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो उन्होंने खोले हुए हैं विद इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको मर्ज करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारी डिपेंडेंस जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है इंडिया पाकिस्तान सीरीज पे। अगर सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को हम बेचते हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान शामिल होता है तो फिर तो वो कोई $150 मिलियन के राइट्स बिकते हैं। अगर उसमें से इंडिया को आप निकाल दें तो फिर वो 60-70 मिलियन के रह जाते हैं, तो तकरीबन डबल हो जाते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज इंटैक्ट रहें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ये दूसरा जो वैसे मामला मोहम्मद आमिर वाला जो थोड़ा सा है, मैं वैसे ये समझता हूँ, देखे डॉक्टर साहब, बात यह है कि एक आदमी ने जुर्म किया, उसको सजा मिली, वो सजा भुगता गया। अब इसके बाद इस बात के ऊपर उसको रोकना कि आपने उसकी उसने जिंदगी में जुर्म कर लिया है तो वो उसको दोबारा नहीं, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि तमाम उम्र के लिए जो है वो सजा नहीं होती। वो वैसे ही जो है वो कह लें कि जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशंस का, उसके भी खिलाफ है, आप कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि जिन्होंने सजा भुगत ली है वो उनसे कम से कम बेहतर है जिन्होंने जुर्म किया और कभी सजा ही नहीं उनको भुगती। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस गैर यकीनी कानूनी सूरत हाल की जिससे सिंध इस वक्त गुजर रहा है। रेंजर्स के इख्तियारात को लेकर सुबह सिंध की हुकूमत जो वफाक और फौज के साथ जो खेल खेल रही है, आंख मचोली खेल रही है, असल में हो क्या रहा है ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आइन में है कि जब हम फेडरल गवर्नमेंट से कुछ इदारे को या कुछ लोगों को बुलाएंगे तो बुलाने के बाद 60 दिन के अंदर असेंबली से एसेंट लेंगे, तो वो इसको ऑथेंटिकेट करेंगे असेंबली, वो ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से असेंबली का इजलास भी नहीं हुआ। जो
10 तारीख को बुलाया जा रहा है और एक्सटेंशन का इशू भी अपनी जगह पे मौजूद है और यकीनी तौर पर हमारी असेंबली जो हाईएस्ट फोरम है सूबे का, यकीनी तौर पर उसको भी रेटिफिकेशन करनी है। सिंध हुकूमत और रेंजर में कोई टसल नहीं है। सिंध हुकूमत ने खुशी का इजहार किया है। सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस और रेंजर के मुश्तरका अमल से, एक्शन से जो नताइज आए उसमें खुशी का इजहार किया है, कोई उनके बीच में नहीं है। हाँ जी, आप लोगों ने सुना ये तीनों बुजरा, सिंध के तीनों बुजरा की स्टेटमेंट। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ चलूंगी। ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जहाँ पे कल हम लोगों ने अपनी गुफ्तगू को छोड़ा था वो वहीं की वहीं है, अभी हालात वहीं के वहीं है, कोई इम्प्रूव नहीं हुए, चेंज नहीं हुए? तो क्या आपने स्टेटमेंट सुनी, आपको क्या लग रहा है सारी सिचुएशन के बारे में? अब नाजिया, देखिए, सारे खेल में 3 प्लेयर्स हैं। सूबाई हुकूमत है, विफाकी हुकूमत है और फिर साथ में फौज है। जहां तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है तो आप ये कह दें कि सूबाई हुकूमत जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब जैसा सियासी जवारी जो है वो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले नहीं आया। मुझे महसूस ये हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा से एक जुआ खेल रहे हैं और वो टेस्ट कर रहे हैं विफाक को भी और GHQ को भी कि अगर वो ये पावर रिन्यू नहीं करते तो विफाक क्या कर सकता है, विफाक कहां तक जाएगा या फौज कहां तक जाएगी। तो ये तीनों प्लेयर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और इस वक्त मामला फंसा हुआ है और आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश ये होगी कि वो कि हम लेन देन करें और लेन देन कोई ऐसा हो कि रेंजर्स के मैंडेट से जो सियासतदान है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे उनके जाल से निकल जाएं, वो अपना ऑपरेशन जारी रखें लेकिन सियासतदानों को किसी हवाले से भी टच ना कर पाए। सही, बिल्कुल फवाद, कल भी डॉक्टर साहब का यही स्टांस था कि बस सियासतदानों को बरी जिम्मा हर चीज से कर दिया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि ये जो तीनों वुज़रा ने बात की है असेंबली की रेक्टिफिकेशन की, बात वो सही कर रहे हैं। अगर आप आर्टिकल 147 को देखें जो 18वीं तरमीम के बाद हुआ है तो ये एक्सटेंशन जो है वो हो नहीं सकती जब तक एसेंट ना हो असेंबली की। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि सिंध हुकूमत खुद 1 साल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करी आ रही है और अब जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप लीगल मुशगाफियों में इसको फंसा रहे हैं तो वो सही कहते हैं, क्योंकि इसके पास जितना टाइम था सिंध गवर्नमेंट के पास सिंध असेंबली का इजलास बुलाने का वो उन्होंने नहीं बुलाया। और सब जानते हैं कि सिंध असेंबली जो है वो एक रबर स्टैंप है और जिस तरह से फैसला दुबई में होना है, जरदारी साहब ने करना है या बिलावल हाउस में होना है, उन्होंने वहां पे ठप्पा लगाना है और ये फैसला जिस तरह से आपने बताया वो बार्गेन का शिकार है। और अब गुज़श्ता 48 घंटों से अगर आप देखें तो रेंजर्स कोई कार्रवाई कर भी नहीं रहे कराची में। और राइट नाउ एक आपने जो एक ढांचा खींचा था कि जो 3 प्लेयर्स हैं, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और फौज, इसमें एक और भी प्लेयर हुआ करता था, वो मुत्तहिदा थी, जिसको कि तीनों प्लेयर्स ने उठा के बाहर कर दिया था। लेकिन अब इलेक्शंस के नतीजे में मुत्तहिदा वापस गेम में आ गई है क्योंकि मेयर उनका होगा। अब कराची का मेयर उनका बैठा हुआ होगा, ये 3 प्लेयर होंगे। मुझे यूं लग रहा है कि सिचुएशन पेचीदा हो गई है आईनी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी, और देखिए कि अब फौज और वफाक मिलकर अगला स्टेप क्या देते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइए, आपने हमेशा आर्टिकल 147 का जिक्र किया है, थोड़ी रोशनी उस पर डाल दीजिए कि वो एक्चुअली 147 है क्या। और दूसरा ये बताइए कि क्या विफाक जो है वो आर्टिकल 147 से आगे आर्टिकल 234 वो जो गवर्नर रूल है, क्या उस स्टेज पे भी जा सकती है? 234 को भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो फर्क है वो ये है कि आर्टिकल 147 के तहत जो सूबाई हुकूमत है वो अपनी कुछ जिम्मेदारियां वफाकी एजेंसीज को सौंप सकती है, और जो अब 18वीं तरमीम है उसके बाद उसमें तरमीम ये आई है कि सूबाई हुकूमत इस फैसले में जो एक्सटेंशन है 60 दिन से ज़्यादा वो सूबाई हुकूमत की मंशा से करेगी। ये अब एक मामला है कि जिसमें सूबे की जिम्मेदारियां खुद अपनी मर्जी से सूबा जो है वफाकी एजेंसीज को दे दे, जिस तरह सिंध के केस में उन्होंने रेंजर्स को दिया हुआ है। आर्टिकल 234 में यह है कि जो सूबाई हुकूमत है या सूबाई मुकन्ना जो है वफाकी हुकूमत उसके इख्तियारात सस्पेंड कर देती है, मुअत्तल कर देती है और वो खुद ले लेती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है डॉक्टर साहब कि वो जो अपना उसके बाद ये जो जब आप मुअत्तल कर देते हैं 234, उसके लिए एक तो गवर्नर की रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद वो आपको जो ऐवान, दोनों ऐवान है यानी पार्लियामेंट के जो दोनों ऐवान है, सेनेट और नेशनल असेंबली, उसके सामने प्लेस करना पड़ेगा
जाएगा और वहां से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको यकीनन पता है कि सेनेट में अभी भी जो है वो पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, और अगर आप दोनों मिलाएंगे तो शायद हुकूमत PMLN जो है वो अकेली रह जाएगी अगर इस तरह का कोई इकदाम हुआ। और खुद नवाज शरीफ साहब भी मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस एक्सटेंट पे जाएंगे कि वो एक सूबे की हुकूमत के इख्तियारात जो है वो मुअत्तल करे, क्योंकि खुद उनका एक बड़ा स्टैंड रहा है। चौधरी साहब, मेरे ज़हन में जो सवाल उठ रहा है कि अगर विफाक जो है और फौज जो है अगर वो परसुएट नहीं कर पाते, अगर वो कन्विंस नहीं कर पाते पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि वो रेंजर्स की टेन्योर में रिन्यूअल करें, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचती है? विफाक के पास या फौज के पास कोई ऑप्शन बचती है? देखिए, आईनी एतबार से जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि बड़ा ट्रिकी है पॉइंट, क्योंकि आइन में 18वीं तरमीम के बाद जो वफाकी हुकूमत है उसके इख्तियारात बड़े महदूद हो गए हैं और सूबाई असम्बलीज के इख्तियारात बहुत लामहदूद हो गए हैं। लिहाजा अब मसला यह है कि अगर आसिफ जरदारी साहब एक फुल फ्लैज कन्फ्रंटेशन पे आ जाए, जिस तरफ आपने इशारा किया है, और सूबाई हुकूमत उनके साथ ही खड़ी रहे, और अब आज के हालात में तो जो बात हो रही है ज़ाहिर है मुत्तहिदा जो है वो भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी, तो सिंध असम्बली के अंदर तो आप समझिए कि 3/4 अक्सरियत जो है वो पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा की बन जाती है। इस सिचुएशन में वफाकी हुकूमत के पास कोई बहुत बड़े ऑप्शंस है नहीं, मासवा इसके कि वो पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट को इस्तेमाल करे, और जिसके ऊपर आपने देखा है कि कायम अली शाह साहब बार बार ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि वफाकी एजेंसीज जो है वो यहाँ मुदाखलत कर रही हैं। फिर आपके पास 2 बड़ी एजेंसीज रह जाएंगी, यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन दोनों एजेंसीज के जरिए किसी हद तक चौधरी साहब 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के ऊपर वो आर्टिकल 234 नाफिज किया था। जी बिल्कुल किया था, लेकिन उस वक्त यह था कि मुत्तफिक थे तमाम ही लोग के बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए और जाना चाहिए, क्योंकि हज़ारा की वहाँ पर जो जिस तरह से वहाँ पर खून की होली खेली जा रही थी और हुकूमत नाकाम हुई थी, उस वक्त कंसेंसस था। इस वक्त सिर्फ मैं आपसे आपकी तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूँ कि जो आईनी तौर के ऊपर और जो सियासी एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो मामला है सिंध का वो बड़ा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई असम्बलीज हैं असम्बली है उसके बाद ये इख्तियारात जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो 147 जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनको ज्यादा बढ़ने नहीं देगी, और ऊपर भी PMLN को अगर फॉर एग्जांपल अगर वो इस एक्सटेंट पे ही चले जाते हैं, जिस तरह से यूं लग रहा है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ काफी इसके ऊपर जिटरी हैं और उनको ये लग रहा है कि सूबाई हुकूमत उनके साथ प्ले अप कर रही है, अगर तो 2 बातें हैं ना, या तो आप कहेंगे कि आउट ऑफ असेंबली या आउट ऑफ एक म्यूचुअली एग्री कर जाए सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, और एक ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है वो चलता जाए, जिसकी एश्योरेंस कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कराई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कराई है। लेकिन अगर एक ऐसा मौका आ जाए कि जब सूबाई हुकूमत बिल्कुल माने ही ना, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी सियासी एतबार से भी, क्योंकि वफाकी हुकूमत को PMLN को अपने इत्तेहादियों की भी शायद पूरी हमायत जो है वो ना मिल सके इस करारदाद के ऊपर। लिहाजा PMLN अकेली इसके लिए जाना नहीं चाहेगी, और पीपल्स पार्टी की जो अक्सरियत सेनेट में है और असम्बली और असम्बली में भी किसी हद तक उनके लोग हैं, तो सिर्फ एक तरीके इंसाफ के बल के ऊपर इतना बड़ा एक्शन जो है वो लिया नहीं जा सकता, ना इसकी सियासी इस वक्त जी। मुख्तसर तौर पे आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 234 गवर्नर रूल जो है वो तकरीबन आप ऑप्शन से बाहर निकाल रहे हैं, तो सारा कुछ जो है वो आर्टिकल 147 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और या फिर दूसरी सूरत यह है कि अगर आप 147 में अगर ये एक्सटेंड नहीं करते हैं, मुझे तो ये लगता है अब भी यही है कि जिस तरह से आपने इशारा किया था शुरू में जो आपने बात की थी कि बार्गेन हो रहा है, और जरदारी साहब और कायम अली शाह साहब अल्टीमेटली इस पे मान जाएंगे बात, और अब तो कुछ खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि शायद मुत्तहिदा कौम की जो मूवमेंट है वो भी शायद इसके ऊपर बात इस पे आ जाए कि चंद रिजर्वेशंस के साथ वो भी इस करारदाद की हमायत कर देंगे। लेकिन असल में मामला जो है वो बस यहाँ पे जाता है कि आप इसको एक दफ़ा एक्सटेंशन अगर नहीं होती तो फिर आपके पास सिर्फ 2 एजेंसीज रह जाएंगी, यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और FIA, जिसके जरिए आप कुछ अपने मसल जो है वफाकी हुकूमत को कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, अगर बारगेनिंग हो जाती है तो किन पॉइंट्स पर बारगेनिंग होगी? जैसे डॉक्टर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि या तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इससे अलग कर दिया जाए, इस सारे अकाउंटेबिलिटी से। 2 चीजें, ये तो आपके ख्याल में ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक चीज है दहशतगर्दी,
और एक चीज़ है करप्शन। मुझे यूं लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी और ये जो चाहते हैं लोग, ये चाहते हैं कि आप करप्शन के ऊपर हाथ न डालें, और मुत्तहिदा वाले तो चाहते हैं कि आप जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी तालिबान वगैरह के ऊपर रखें, हमारी तरफ ना आए। काफ़ी दोनों शराइत मुश्किल है। अगर दोनों शराइत में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई रेंजर्स ने या फौज ने, तो जाहिर है फिर उनका इमेज मुतासर होगा। मुझे यूं लगता है कि काफ़ी ट्रिकी पोजीशन है इस वक्त सिंध की। ना फौज इस पोजीशन में है कि वो कुछ कंप्रोमाइज़ कर सके, और सिंध हुकूमत जो है वो कंप्रोमाइज़ करना चाह रही है। अब हमने देखना यह है कि ये जब कंप्रोमाइज होता कहाँ पे और कैसे होता है। जी अच्छा चौधरी साहब, एक और सिनेरियो भी है। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, आपने देखा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, और जाते जाते ये कहेंगे कि शायद ये मुल्क जो है ये सबका है। इस मुल्क की बेहतरी में आपको जो जितना भी चाह सकता है, जितना जिसका हक है, जिसका जितना फर्ज है, इसमें जरूर हिस्सा डालें। शायद ये मुल्क एक बहुत ही बेहतरीन मुल्क साबित हो सकता है। हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।